तो स्टार्ट करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट से हम लोग। पहला है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस डिफिनीशन देखें अगर, तो एब्जॉर्ब, रिस्पॉन्ड एंड रिकवर करना फ्रॉम हजार्डस इवेंट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस। इट सपोर्ट्स broader social, economic and systemic resilience. It doesn't generate a new systemic risk. इनफैक्ट रेजिलियंस में जो है रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर आता है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस, दोनों चीज़ आती है। तो रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में एसेट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस अगर देखें तो इकोनॉमिक एंड सोशल रेजिलियंस एंड सिस्टमिक रेजिलियंस दोनों हों, ये दोनों जो है प्रोवाइड करता है फिस्कल रेजिलियंस। फिस्कल रेजिलियंस इज इंटरलेटेड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस से एसेट रेजिलियंस और सर्विस रेजिलियंस बनता है, और एसेट एंड सर्विस रेजिलियंस मिलके रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये पूरा एक जो है फ्रेमवर्क है। फिर नीड क्या है इसका, तो एक तो हो गया ऑब्सोलेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस है, सिस्टमिक रिस्क है लाइक क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। डेवलपमेंट बेनिफिट इंक्लूड क्वालिटी सर्विसेज, disproportionate impact in low and middle income countries, annual investment required for infrastructure deficit, SDGs and net zero by 2050. Challenges क्या हैं, तो higher upfront cost, no common agreed way to measure the resilience, ये सारे वो हैं challenges हैं। वे फॉरवर्ड में प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन, इंटीग्रेटिंग नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशंस, ये सारे वे फॉरवर्ड में हैं। नेक्स्ट इज हीट वेव मैनेजमेंट इन इंडिया। तो हीट वेव क्या होती है, तो IMD का क्राइटेरिया है ऑफ हीट वेव कि मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लेन के लिए और 30 डिग्री सेंटीग्रेड हिल्स के लिए अगर जा रहा है तो हीट वेव्स बोलेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ हीट वेव जो है बेस्ड ऑन द एक्चुअल टेम्परेचर, तो रिकॉर्डेड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव फॉर ऑल लोकेशन एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो फॉर कोस्टल लोकेशंस। अगर ये आ रहा है तो डिक्लेयर कर दिया जाएगा हीट वेव्स। एंड बेस्ड ऑन दी डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, तो हीट वेव तब बोलेंगे जब डिपार्चर ऑफ नॉर्मल से डिफिनीशन के हिसाब से 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है और सीवियर हीट वेव तब बोलते हैं जब 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है डिपार्चर अगर हो जाए उसका नॉर्मल एवरेज का। द कंडीशन फेवरेबल फॉर हीट वेव्स जो है मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इन दी अपर एटमॉस्फेयर एंड एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी रहेगी एंड क्लाउडलेस स्काई रहेगा। तो हीट वेव जो बढ़ जाते हैं। वल्नरेबिलिटी 13% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स एंड 15% ऑफ द पॉपुलेशन आर मॉडरेट टू हाई वल्नरेबल इन फॉर हीट वेव्स एंड इन इंडिया, एंड 4% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स एंड 7% ऑफ द पॉपुलेशंस ये जो है अपना हाईली वल्नरेबल इंडिया। इनिशिएटिव टेकन में एक्शन टेकन बाई IMD कलर कोड इम्पैक्ट बेस्ड हीट वेव वार्निंग स्टार्ट की गई है, हीट एक्शन प्लान है। एंड इफेक्ट्स क्या होता है हीट का, तो इट रिक्वायर न्यू इंटरडिसिप्लिनरी ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट में वाइल्ड फायर एंड ड्राउट्स वगैरह आ सकते हैं। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी में इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू लूज 5.8% ऑफ डेली वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग द राइजिंग टेम्परेचर बाई 2030। तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे लोग, काम नहीं कर पाएंगे। and economic and social impacts to increased migration, impact on food security etc. वे फॉरवर्ड में NDMA की गाइडलाइंस हैं, तो नेशनल लेवल स्ट्रेटजी एंड प्लान है, आइडेंटिफाई वल्नरेबल हॉटस्पॉट, न्यू हीट वेव क्राइटेरिया मस्ट बी इवॉल्व, इंटीग्रेट क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन इन दी हीट प्लान्स। अर्थक्वेक मैनेजमेंट इंडिया, तो अबाउट अर्थक्वेक सडन रैपिड शेकिंग ऑफ अर्थ कॉज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ अंडरग्रेजुएट्स रॉक इज कॉल्ड अर्थक्वेक। कॉजेज जो है टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स के थ्रू हो सकता है, फॉल्ट स्लिपेज के थ्रू हो सकता है, बिल्ड ऑन द स्ट्रेस अलॉन्ग विद द फॉल्ट लाइंस एंड ओवरकम्स फ्रिक्शन बिटवीन रॉक्स, वॉल्केनिक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, माइनिंग डैम वगैरह सबसे हो सकता है। रिसेंट अर्थक्वेक मोरक्को में आया था, एपिसेंटर जो है एटलस माउंटेन्स में था, ताइवान अफगानिस्तान ये सब में आ चुका है। 59% ऑफ इंडियन लैंड मास जो है ये क्लासिफाइड है इन दी अर्थ प्रोन जोन एरिया, अर्थक्वेक प्रोन एरिया, एंड उसमें से 11% जो है फॉल करता है वेरी हाई रिस्क जो कि जोन 5 है सबसे। उसके बाद जो है 18% हाई रिस्क जोन 4 है, 30% जो है अपना मॉडरेट में आता है जोन 3 में।
इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं? अर्थक्वेक रिस्क असेसमेंट एंड मैपिंग बाय GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर सिस्मिक डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर बाय BIS, एंड अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। चैलेंजेस क्या हैं? डिफ़िकल्ट होता है प्रेडिक्ट अर्थक्वेक करना, लैक ऑफ अर्थक्वेक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूवमेंट ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स टुवर्ड्स ईच अदर, ये कंटिन्यूस हो ही रही है। एंड सेंट्रल हिमालय इज कंसिडर्ड एज प्रोमिनेंट सिस्मिक गैप एंड हाई कॉस्ट रेट्रोफिटिंग की होती है। ये सारे जो है प्रॉब्लम्स हैं। फिर NDA में गाइडलाइन क्या है वे फॉरवर्ड में? सारे डिज़ास्टर का NDA में गाइडलाइन ही मेन है देखना है। तो इंश्योर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइनिंग फीचर लाया जाए, एंड फैसिलिटेट करना सेलेक्टिव स्ट्रेंथनिंग एंड सिस्मिक रेट्रोफिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, कंप्लायंस रेजीम को। फिर है लैंडस्लाइड मैनेजमेंट। तो लैंडस्लाइड अकर्स व्हेन ग्रेविटी फोर्सेज ऑन द हिल स्लोप मटेरियल एक्सीड द फ्रिक्शनल फोर्सेज होल्डिंग द मटेरियल इन प्लेस। एंड रिसेंट अकरेंस में जोशीमठ में हुआ था लैंडस्लाइड, उत्तराखंड में शिलकियारा बाराकोट टनल में फंस गए थे वो लेबर्स। इंडियाज लैंडस्केप ससेबिलिटी टू लैंडस्लाइड, तो 13.1% ऑफ जो है इंडियाज जियोग्राफिकल एरिया एंड 4.75% ऑफ द एरिया इज कैटेगराइज्ड एज वेरी हाईली ससेप्टेबल। इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया में क्या? नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम है बाय GSI एंड लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया बाय ISRO। प्रोविजंस इन द मनरेगा स्कीम है फॉर मिटिगेशन ऑफ द लैंडस्लाइड्स। कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड क्या है? तो इन हिमालय steep slopes and rapid rivers and intense snow melt और heavy rains, ये सारी चीज़ें हैं। स्लोप कटिंग एंड ब्लास्टिंग एक्टिविटी फॉर कंस्ट्रक्शन, लैक ऑफ कम्प्रिहेंसिव लैंड यूज पॉलिसी एंड एक्सेसिव टूरिज्म। वेस्टर्न घाट में हाई ग्रेडियंट बेसाल्ट रॉक्स, ग्रेटर वाटर रिटेंशन एंड इंक्रीज्ड पोर वाटर प्रेशर। वे फॉरवर्ड में NDA में गाइडलाइन के हिसाब से नो कंस्ट्रक्शन इन द एरियाज वेयर स्लोप इज अबव 30 डिग्री एंड एरिया फॉलिंग ऑन दी स्प्रिंग लाइन्स एंड फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स, वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। परफॉर्म लोड बियरिंग टेस्ट करना है एंड यूज ऑफ हैजार्ड जोनेशन एंड स्लोप एंड लैंड यूज मैप्स इन अर्बन प्लानिंग। फास्ट ग्रोइंग ट्रीज एंड यूजफुल ग्रासेस टू बी ग्रोन, स्लाइड में देते हैं। क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया, भाई कुंभ में स्टैम्पेड हो गया है तो अब तो और इम्पोर्टेंट हो गया है। डिफिनीशन है व्हेन द डेंसिटी ऑफ अ ग्रुप इज गैदर्ड पीपल इज क्रिटिकल एंड गवर्न बाय इनवॉलंटरी फोर्सेस, दिस कैन लीड टू दी सिचुएशन ऑफ क्राउड डिजास्टर और स्टैम्पीड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनल प्रोविजंस रिगार्डिंग क्राउड मैनेजमेंट, तो आर्टिकल 19(1)(b) है, इट प्रोवाइड्स सिटीजन राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स एनीवेयर। हाउएवर 19(3) जो है में गवर्नमेंट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन सच राइट्स। एंड पुलिस एक्ट 1861 ने इट लेस ऑन कंडीशन दैट मे बी इम्पोज फॉर regulating law processes and assemblies to prevent public inconvenience। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में डील्स विद द vehicular and human traffic and other areas related to the crowd management। फैक्टर्स दैट में प्रॉम्प्ट द क्राउड डिजास्टर, तो कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर लाइक मोरबी ब्रिज हो गया था गुजरात में। फिर फायर और इलेक्ट्रिसिटी लाइक उपहार सिनेमा फायर इन 1967 इन दिल्ली। फिर सडन चेंज इन द क्राउड बिहेवियर लाइक अपना महाकुंभ मेला 1954 में हुआ था। वर्ल्ड मतलब बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्पेड इन द हिस्ट्री है। 800 लोग गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से मरे थे उस समय, ऐसे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हज़ारों में थे। पुअर मैनेजमेंट में लाइक सियोल क्राउड ट्रेजिडी हुआ था जो है 2022 में स्टैम्पेड हो गया था, न्यू ईयर पार्टी हो रही थी कुछ। तो चैलेंजेस इन इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट क्या क्या है, तो सेंस ऑफ अर्जेंसी रहती है उस समय, डेंजरस बिहेवियर सच एज क्लाइंबिंग ऑन टू इक्विपमेंट और स्ट्रक्चर्स, फैटिक होता जाता है ड्यू टू कंग्रीगेटेड क्राउड, र्यूमर्स और फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैल जाता है उस समय। वे फॉरवर्ड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का क्राउड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। तो नोइंग क्राउड टाइप लाइक एज, जेंडर, रीजन ऑफ क्राउड देखना है,
मोटिव्स देखना है क्या है, विजिटर्स का सोशल है, एंटरटेनमेंट है, किस वजह से आ रहे हैं, ये सब पता होना चाहिए पहले से। कैपेसिटी प्लानिंग करनी है, उसमें स्टेजिंग पॉइंट्स, क्यू कॉम्प्लेक्सेस एंड मल्टीपल रूट्स, ये सब करने हैं। अंडरस्टैंडिंग द क्राउड बिहेवियर एंड रिस्क एनालिसिस एंड प्रिपेयर्डनेस थ्रू मॉक ड्रिल्स एंड द टाइमली इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन एंड सिक्योरिटी मेजर्स लाइक सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें करनी है। फिर फायर सेफ्टी रेगुलेशन इन इंडिया, तो ये भी है अपना, अभी कुंभ में भी फायर लग गया। तो रिसेंटली फायर इंसिडेंट्स इन दी गेमिंग जोन इन दी राजकोट गुजरात में हुआ था, फायर क्रैकर फैक्ट्री इन दी हरदा मध्य प्रदेश में हुआ था, प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल्ली में भी हुआ था, जिसमें जो है न्यूनेट्स बेचारे डेथ हो गया था उनका। इन सब की वजह से फायर सेफ्टी का कंसर्न रेज होता है। फायर एक्सीडेंट्स इन इंडिया जो है लगभग 7,435 डेथ हुए हैं इन ओवर 7,500 फायर एक्सीडेंट्स इन 2022। तो लगभग मोटा मोटा एक फायर एक्सीडेंट में एक डेथ हुई जा रही है लगभग। रीजंस बिहाइंड फायर मेजर फायर इंसिडेंट्स इन इंडिया, तो एक तो जो है लाइक कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर एंड कालूसराय में हुआ था, तो उसमें नैरो स्टेयर केसेस थी, लैक ऑफ इमरजेंसी एग्जिट था, लैक ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम था, इस वजह से हुआ था। फिर कुंभकोणम स्कूल फायर हुआ था तमिलनाडु में, तो उसमें हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल जो था लाइक थैच्ड रूफ थी उस समय इन बिल्डिंग, लैक ऑफ फायर एग्जिट था। कोलकाता में AMRI हॉस्पिटल था कोलकाता 2011 में, तो इनएक्टिव फायर अलार्म एंड स्प्रिंकल्स था, लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग था, सेफ स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल्स था। फिर एग्जिस्टिंग फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फायर सर्विस जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है अंडर 12th शेड्यूल, एंड नेशनल बिल्डिंग कोड सेंट्रल स्टैंडर्ड बाई BIS ये प्रोवाइड किया गया है फायर सेफ्टी के हिसाब से बिल्डिंग्स बनाने के लिए। इसके अलावा मॉडल बिल्डिंग बाईलॉज 2016 बाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, मॉडल बिल 2019 है, फायर एंड सेफ्टी गाइडलाइंस बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। तो सारी चीज़ें हैं। फिर चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड्स में तो एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म सेफ्टी लेजिस्लेशन है, एंड NBC provides provision for recommendatory and शॉर्टेज ऑफ लगभग 5,191 फायर स्टेशंस एंड 5 लाख से ऊपर पर्सनल जो हैं शॉर्टेज हैं इतना तो, एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, पुअर अर्बन प्लानिंग लाइक कमारा हिल्स फायर हुआ था मुंबई में पुअर अर्बन प्लानिंग की वजह से। वे फॉर्मेट DMA गाइडलाइन अगर देखें फायर सेफ्टी के लिए तो इनैक्टमेंट ऑफ अ फायर एक्ट किया जाए एट स्टेट लेवल, इम्प्रूव किया जाए आउटरीच ऑफ फायर सर्विसेज की, प्रोफेशनल हेड्स ऑफ फायर सर्विसेज एट स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड R&D ऑफ इंडिजिनस लेस वाटर कंज्यूमिंग फायर एक्सटिंग्विशर टेक्नोलॉजी। 13th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन विद पॉपुलेशन ओवर 1 मिलियन मस्ट डेवलप फायर हजार्ड रिस्पॉन्स एंड मिटिगेशन प्लान्स। फिर फॉरेस्ट फायर्स, तो ये भी न्यूज़ में है ही अपना लॉस एंजलिस फायर के लिए। तो रीजन फॉर फॉरेस्ट फायर क्या होता है, नेचुरल हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक हो सकते हैं। नेचुरल में लाइटनिंग आ जाएगा, वॉल्केनिक इरप्शंस, हाई समर टेम्परेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लेमेबल जो है चिर पाइन्स ट्रीज, ये सारे जो है कराते हैं। एंथ्रोपोजेनिक जो है IUCN के डाटा के हिसाब से 90% जो है होते हैं एंथ्रोपोजेनिक ही होते हैं फायर। स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ कल्टीवेशन है, एक्सीडेंटल फायर्स हो गए, क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है। 13,000 फायर अलर्ट्स रिपोर्ट किए गए इन 2023-24, 13,000 फायर अलर्ट्स। 22% एरिया फॉल्स अंडर दी हाईली एंड एक्सट्रीमली फायर प्रोन कैटेगरी इंडिया में। इम्पैक्ट जो है 1.6% ट्री कवर लॉस्ट हुआ है बिटवीन 2001 से 2023 में। उड़ीसा में उसमें हाईएस्ट जो है हुआ है ट्री कवर लॉस। रिसेंट अकरेंस देखें तो फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड में था 2024 में, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर था 2019 में, अभी USA का लॉस एंजलिस फायर है ही। फिर बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट फायर, रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन रीजनरेशन थोड़ा हो जाता है, पूरा नुकसान नहीं होता है, थोड़ा सा फ़ायदा भी है। तो सर्टेन फॉरेस्ट का रीजनरेशन हो सकता है।
फ्यूल लोड रिड्यूस हो जाता है, रिमूव्स दी अंडर ग्रोथ एंड रिमूवल ऑफ एक्जोटिक नॉन नेटिव स्पीसीज, एडिशंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू एशेज, ये सब भी बेनिफिट भी तो होता है थोड़ा। स्टेप्स क्या लिए गए हैं इसको रोकने के लिए, तो नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पे तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर है 2018 का, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल वाइल्ड लैंड फायर नेटवर्क है बाय यूएन, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ग्लोबल फायर मैनेजमेंट हब है बाय FAO। मेजर इश्यूज़ क्या हैं और गैप्स क्या हैं इंडिया में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के लिए, तो कोई डेडिकेटेड फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है, एंड मिनिमल अटेंशन टू मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिसर्च है, इनसफिशिएंट एफर्ट है ऑफ इन कलेक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड यूटिलाइजेशन फायर डेटा, लिमिटेड एफर्ट्स टू involve local communities in forest fire management, lack of preventive preparedness measured to ensure the better response, and poor early warning system to detect fires and disseminate information। वे फॉरवर्ड में जो है NAPFF गाइडलाइंस है टू मैनेज फॉरेस्ट फायर्स, रिस्क जोनेशन एंड मैपिंग करिए, मेंटेनेंस एंड क्रिएशन ऑफ दी फायर लाइंस एंड कंट्रोल बर्निंग एंड फायर टेरेसिंग करना है, काउंटर फायर बिफोर मेन फायर टू एग्जॉस्ट फ्यूल्स, फायर फाइटर एयरक्राफ्ट जो है बनाने हैं, एंड कम्युनिटी प्रोटेक्शन पार्टिसिपेशन यूजिंग जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना है। फिर है अपना इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाई अकरेंस है चेन्नई में अमोनिया गैस लीक हुआ था 2024 में, एंड चसनाला माइनिंग डिजास्टर 1975 में, भोपाल गैस स्ट्रेटजी है ही 84 की। तो ये सारे अकरेंसेस हुए हैं मेजर। रेगुलेटरी मैकेनिज्म इंडिया में देखें तो माइंस एक्ट है 1952 का, सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991 है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT डील्स विद द केसेस रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 लाया गया है, नेशनल पॉलिसी ऑन सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस, ये है अपना। फिर इंटरनेशनल रेगुलेशन रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या क्या है, तो ILO कन्वेंशन है कन्वेंशन नंबर 155, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 1981 not ratified by India, and ILO convention number 187 promotional framework for occupational safety and health convention not ratified by India। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO में जो है ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग है। इशूज विद इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड मैनेजमेंट क्या है, तो इनफॉर्मल इकोनॉमी एम्प्लॉइंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज लेबर where safety regulation may be strictly adhered to and may not be strictly adhered to, and other में lack of reporting and national level database है, and inadequate safety regulation enforcement है। way ahead में तो integrated technology innovation लाना है, like real time data sensor and AI etc। improve करना है training and awareness of the workers and employee, स्ट्रेंथन करना है रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, इम्प्लीमेंटिंग पेनल्टी लगाना है नॉन कंप्लायंस के लिए, किसी भी चीज़ का अगर नॉन कंप्लायंस करी इंडस्ट्री तो। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स। नेक्स्ट अपना ऑयल स्पिल, तो रिलीज ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स इनटू एनवायरनमेंट स्पेशली मराइन एरियाज़ में अगर हो रहा है तो इसको ऑयल स्पिल्स बोलते हैं। रिसेंट अक्रस में इंदौर में हुआ था, तमिलनाडु में नागापट्टिनम ऑयल स्पिल में हुआ था तमिलनाडु में ही, एंड वर्ल्ड लेवल पे देखें तो नॉर्ड स्ट्रीम में हुआ गया है अपना रशिया और जर्मनी के बीच में जो नॉर्ड स्ट्रीम गई उसमें भी हुआ है। कॉजेज ऑफ ऑयल स्पिल्स क्या है, तो नेचुरल डिजास्टर लाइक हरिकेन्स जो है ये सब कर सकते हैं,
एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग टैंकर्स एंड रिफाइनरीज में इक्विपमेंट ब्रेकिंग डाउन ड्यू टू ह्यूमन एरर्स की वजह से हो सकता है। डिलीबरेट एक्ट ऑफ इलीगल डंपिंग ये करा सकता है। फिर इम्पैक्ट क्या होता है, तो इंसुलेटिंग एबिलिटी ऑफ फर ऑन मैमल्स एंड रिपेलिंग क्वांटिटीज ऑफ बर्ड्स फेदर हो जाएगा। और इम्यून सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन ऑफ डॉल्फिन्स एंड व्हेल बाय ऑल इनहेलेशन वो इम्पैक्टेड होगा। ऑब्स्ट्रक्ट द पैसेज ऑफ सनलाइट इनटू सी देयर बाय डिस्ट्रॉइंग फोटोसिंथेसिस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा एकदम। इनिशिएटिव नेशनल लेवल पे नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान है 1996 का। इंडियन कोस्ट गार्ड ने को नोडल एजेंसी बनाया गया इसके लिए। एंड मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 है प्रोविजन टू प्रिवेंट एंड कंटेनमेंट ऑफ पोल्यूशन ऑफ सी बाय ऑयल। फिर इंटरनेशनल में सिविल लाइबिलिटी फॉर बंकर ऑयल पोल्यूशन डैमेज है 2011 का, इंडिया ने रेटिफाई कर रखा है इसको 2015 में। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स और मोरपोल कन्वेंशन है, इंडिया जो है इसका भी सिग्नेटरी है। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ऑयल पोल्यूशन प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स कोऑपरेशन है, इंडिया इसका भी सेक्रेटरी है। तो नेक्स्ट इज डैम सेफ्टी इन इंडिया। तो डैम सेफ्टी भाई मेजर डैम फेलियर्स अक्रॉस ग्लोब क्या क्या हो रखे हैं, तो सबसे बड़ा चाइना में हुआ था, बनक्याओ डैम फेलियर हुआ था 1975 में। अपना मच्छू डैम फेलियर हुआ था मोरबी में गुजरात में, 2000 जान चली गई थी इसमें। एंड धरना डैम 2023 में कोलैप्स हुआ, उसमें 3800 जान चली गई। एंड चांगथांग डैम अभी सिक्किम में डैमेज हो गया था, उस पर भी फ्लैश लड़ा गया था। इनिशिएटिव्स क्या हैं डैम सेफ्टी के लिए, तो नेशनल लेवल पर डैम सेफ्टी एक्ट 2021 है। नेशनल रजिस्टर फॉर लार्ज डैम्स है बाय CWC। डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है। डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है धर्मा ऐप। ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड कमीशन है फॉर डैम्स, इंटरनेशनल कमीशन फॉर लार्ज डैम्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर जो है कंसर्न्स क्या होते हैं स्पेसिफिक डैम्स, तो एजिंग डैम है 80% ऑफ इंडिया जो डैम्स है 25 ईयर्स पुराने हो चुके हैं। सिस्मिक वल्नरेबिलिटी, तो लाइक अर्थक्वेक इन जो भूजे आया था। एंड एब्रेशन जो है एब्रेसिव सेडिमेंट्स, तो दे जो सेडिमेंट्स होते हैं दे डैमेजेस टर्बाइंस एंड अदर कंपोनेंट्स रिड्यूसिंग शॉर्टेज स्टोरेजेस। तो अराउंड 3700 डैम्स इन इंडिया will lose 26% of their total capacity by 2050 due to the accumulation of sediments। लगभग 3/4 रह जाएगा केवल उनका कैपेसिटी, 1/4 लॉस हो जाएगा, उसमें सेडिमेंट भर जाएगा। नॉन कंप्लायंस विथ लेजिस्लेटिव मैंडेट, तो ये कैग की ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया था कि लेजिस्लेटिव मैंडेट से कंप्लाई नहीं करते हैं अधिकतर जो है डैम्स, लार्ज डैम्स। फिर वे फॉर्मेट तो पहले तो लार्ज डैम्स को डिकमीशन कर दिया जाए, छोटे छोटे डैम्स जो है कंटिन्यू कर रखा जाएगा। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट कंसीडरिंग हाइड्रोलॉजिकल यूनिट्स इन्वॉल्विंग एलाइड डिसिप्लिन सच एज सॉइल मैनेजमेंट एंड लैंड यूज एक्सेट्रा, यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन सच एज रिमोट ऑपरेटिंग अंडर वाटर व्हीकल एंड ड्रोन्स, बिल्डिंग मीडियम और माइनर इरीगेशन बेस्ड स्मॉल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। Environmental cost of war next. So, experts have raised concern with respect to the environmental impact and associated cost of Russia-Ukraine war and Israel-Palestine conflict. तो environmental cost of war क्या होता है, तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग कॉस्ट होता है। तो भाई जो है बिफोर वॉर, वॉर के समय, ड्यूरिंग वॉर एंड आफ्टर वॉर। बिफोर वॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक बिल्डिंग मिलिट्री फोर्सेस में काफ़ी वो लगता है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट लगता है। ऐसे एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर मिलिट्री कॉस्टली मोस्टली डेराइव फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स से ही आएगा। वॉर्स के समय डिफॉरेस्टेशन फॉर वाइट फॉस्फोरस लेने के लिए, बॉम्बिंग ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज कर देंगे। लाइक ड्यूरिंग वियतनाम वॉर US मिलिट्री क्लियर्ड रेन, पूरा कंप्लीट रेन फॉरेस्ट ऑफ वियतनाम ही क्लियर कर दिया था। एंड अदर्स में एयर एंड सॉइल पोल्यूशन फ्रॉम डिब्रिस फ्रॉम एक्सप्लोसिव वेपन्स एंड ऑयल
और स्पिल्स वगैरह हो गया फ्रॉम रेक्ड शिप, पोटेंशियल ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज हो सकता है। आफ्टर वॉर में रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स लाइक अपना जो नागासाकी और हिरोशिमा का, एंड अदर्स में इंक्रीज हंटिंग एंड पोचिंग एंड बजट कट फॉर इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, ये सारी दिक्कत हो सकती है। की इनिशिएटिव क्या लिया गया है, तो जेनेवा कन्वेंशन है, imposes restriction on the warfare method damaging the environment. Brundtland report थी 1987 की, emphasizes that armed conflict poses significant barrier to the sustainable development. And Stockholm Convention 1972 का था, prohibits use of all weapons of mass destruction. Rome Statutes थे, आर्टिकल 12 establishes the responsibility of states. UN Convention on the Prohibition of Military or any other hostile use of environmental modification techniques, ये है। चैलेंजेस क्या है इसके, तो भाई आर्म्ड एंड आर्मामेंट एंड मिलिट्री emissions not included in the Paris Climate Agreement, and climate immediate reconstruction effort ignore environmental consideration, vicious cycle of war and climate change, and डिफ़िकल्टी इन क्वान्टिफाइंग दी इन्वायरमेंटल डैमेज की भाई कितना हुआ वार की वजह से। वे फॉरवर्ड में यूएन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज है, होल्डिंग दी रिस्पॉन्सिबल पार्टीज अकाउंटेबल ऑन पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, एंड प्रायोरिटाइज ग्रीन एंड सस्टेनेबल रिकवरी, एजुकेट आर्म फोर्सेस ऑन इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन, एंड डिकार्बनाइजिंग मिलिट्री। कैसे करेंगे इसको, हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह लाई जाए मिलिट्री में भी, और इंस्टॉल करना सोलर एरे लाइक यूके में किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया अपना डिजास्टर मैनेजमेंट भाई। फॉर्म भर लिया तुमने? हाँ हाँ भाई।